हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम लोग का लेक्चर 2 रहने वाला है पॉलिटी का, और इसमें हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो है प्रियम्बल, जिसको कि हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा हमारा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनको। और हम कवर करने वाले हैं क्या? हम कवर करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने अपने संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एक तो गुड इवनिंग सभी को। रेमन, श्वेता, साक्षी, अश्विन, प्रियांशु, जय हिंद। प्लीज़ एटलीस्ट गिव 1 डे इन अ वीक टू कोप। भाई क्या 1 दिन चाहिए? 2 दिन का गैप रहता तो है अजीत। 2 दिन का गैप रहता है तो सैटरडे संडे का आपको इसीलिए तो ब्रेक मिलता है कि आप सारी चीज़ें अभी की रिवाइज़ कर सको इस वीक की, और बाकी अगर आपका पीछे का कुछ छूटा हुआ है तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप एकदम साथ साथ ही चलो, साथ साथ ही सारी चीज़ें पैरेलली कवर करनी है। आप अगर 1-2 लेक्चर पीछे हो तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, देन आगे बढ़ो। जैसे कि अब पॉलिटी है, अब पॉलिटी का जो लेक्चर 2 है आपको तभी ढंग से समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 कर लोगे अच्छे से, है ना। तो कोशिश ये क्या करो कि पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से आप कवर कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी लेक्चर 2 एंड विल स्टार्ट विद द प्रियम्बल, प्रस्तावना। अभी प्रस्तावना है क्या? व्हाट इज़ द प्रियम्बल? तो प्रियम्बल इज़ लाइक ID कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ लाइक ID कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का एक ID कार्ड है। अब आईडी कार्ड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे हमारा आईडी कार्ड है तो उसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और बाकी थोड़ी 2-3 डिटेल्स लिखी रहती हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस पर्सन के बारे में क्या बेसिक चीज़ें हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें हमें उससे पता चल जाती हैं। तो ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये कहा था एन ए पालखी वाला ने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने बोला? तो एन ए पालखी वाला ने बोला था। इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला, ठीक है। इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला। अब हॉरोस्कोप क्या होता है? हॉरोस्कोप का मतलब होता है जैसे कि आपने छोटी सी चीज़ से आप देखते हो और आपको पूरा पूरा सारी चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक छोटे से छेद से कुछ कहीं आपने जैसे झांकते हो और उससे सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, वो है हमारा प्रियम्बल, ठीक है। यानी कि आपको इसको पढ़ के, इसको देख के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता चल जाएगा। ये बोला था KM मुंशी जी ने। अभी मुंशी जी कौन है ज़रा बताइए। इन मुंशी जी के बारे में हम लोगों ने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ज़रा वो बताइए कि मुंशी जी के रिगार्डिंग हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो मुंशी जी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक तो कमेटी बताई थी कि एक तो ये किस कमेटी के मेंबर थे, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कमेटी के हेड भी थे। वो एक माइनर कमेटी थी, बिकॉज हमने कल देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए टोटल हमारी 22 या फिर 21 कमेटी बनती है, 8 मेजर और 13 माइनर। तो मुंशी जी हेड कर रहे थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को हेड कर रहे थे, प्लस मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो 29 अगस्त 1947 को बनती है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति, जिसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर जी थे, और जिसमें कि टोटल 7 मेंबर्स थे, और जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। भले ड्राफ्ट तैयार किया था, बट यहाँ पे हम लोगों ने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जरा बताएंगे। हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रियम्बल एक्चुअल में हम लोगों ने कल सबसे पहले यही देखा था कि भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, संविधान को बनाने के लिए। और उसके 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किए थे, इसको 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट वॉज अडॉप्टेड। बाकी तो सारी चीज़ें कल के नोट्स में लिखी होंगी। यही बाद में जाके प्रियम्बल बनता है, देश का प्रस्तावना बनता है। लेकिन अब ये जो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ही सबको प्रेजेंट कर दिया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में चीज़ें थीं, लेकिन जो हमारे देश का प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, वो जब हमारा पूरा संविधान बन गया था उसके बाद बना था। यानी कि इट वॉज formulated after the entire constitution was made, ठीक है।
जो हमारी संविधान की किताब है, जब वो पूरा बन के तैयार हो गया था, बिकॉज हमने कल देखा था कि ये हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कमेंट में आप ये बताइए कि इसको बनाने में टोटल समय कितना लगा था। तो भले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले आया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर होकर ही हमने प्रियम्बल बनाया, लेकिन प्रियम्बल तभी बना जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। क्यों? जैसे कि हम अगर कोई बुक खरीदते हैं तो बुक का पहला पेज होता है उसकी समरी, कि बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा। बुक में इंडेक्स भी होता है। अब बुक का इंडेक्स तो आप तभी बना सकते हो ना जब आप पूरा बना लो, कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि पेज नंबर 1 से लेके 4 तक में ये, फिर पेज नंबर 15 से लेके 20 तक में ये है, तो वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब पूरा किताब वो सारे पेजेस बन जाएंगे। अब इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है अपने स्कूल डेज़ की। आई थिंक जब मैं क्लास 3rd में था, है ना, 3rd की बात है। तो हुआ क्या कि मतलब पहले गांव में रहते थे हम लोग, ठीक है, फिर थोड़ा सा शहर में टाइप माइग्रेट किए। तो भाई मुझे पता नहीं था कि इंडेक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, इंडेक्स किस चीज़ का नाम है, ये इंडेक्स क्या होता है इंडेक्स। तो जैसे कि सिलेबस काफ़ी छूट गया था जब शहर में आए। तो सिलेबस जब छूट गया था तो उसको कवर करने के लिए फिर कॉपी मांगते थे हम लोग, है ना, कॉपी मांग के पूरा चेप डालते थे। और मैंने इंडेक्स भी गलती से चेप डाला था। वो मैंने मतलब ऐसे जानबूझ के कोई गलती नहीं किया था कि मतलब जानबूझ के इंडेक्स चेप, और मैंने इंडेक्स चेप दिया। भाई साहब वो जो टीचर था ना, वो संस्कृत का टीचर था। मतलब आप समझ सकते हैं वो इतना खड़ूस था, उसने इस बात पे मेरी इतनी सुताई करी, इतनी सुताई करी कि आज भी वो मुझे याद है और आज मैं आपको बता रहा हूँ। समझ सकते हैं उसने मेरी कितनी सुताई करी होगी। अब समझ सकते हैं कि मतलब ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। लेकिन वही है ना कि जो हमारे टीचर्स थे वो अपने घर की भड़ास स्कूल पे निकालते थे, है ना, स्कूल में आके। तो खैर इंडेक्स आप समझते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। तो प्रियम्बल को हम एक तरह से समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, इन अ नटशेल, कि ये हमारे संविधान का सार है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देश के संविधान के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 2 साल 11 महीने और 17 या फिर 18 दिन जो है हमारे संविधान को बनाने में लगे थे। टोटल 60 लाख का खर्चा आया था और इसमें 15 हमारी मेंबर्स थी जिन्होंने, विमेन मेंबर्स थी जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। ऑल राइट, और साइन कब किए थे? 24 जनवरी 1950, द डेट ऑन विच वी अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, वी अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग, वी मेड द राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी चीज़ें आपको प्रियम्बल के बारे में पता चली। लेट मी इंट्रोड्यूस यू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे देश के संविधान की जो किताब है उसका ये पहला पेज है, पहला पन्ना है। लेफ्ट साइड में इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में। अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरह से, पहले मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty, thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity। ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हिंदी में भी सिमिलर वही सेम चीज़ है। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है ये हमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोल सकते हैं अवयव। क्या बोल सकते हैं? अवयव बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो प्रियम्बल है हमने क्यों रखा, या फिर हम ये चीज़ कहीं से हमने इंस्पायर होकर रखी? बिल्कुल, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं प्रियम्बल की यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर मैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो ये हम लोग यूएसए से इंस्पायर्ड है। मतलब कि यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि एक तरह से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे भी ऐसे वी द पीपल ऑफ यूएसए ऐसे करके स्टार्ट होती लाइंस। तो यूएसए से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। लेकिन कभी बहुत स्पेसिफिक होकर ये चीज़ पूछ ले कि लैंग्वेज कहाँ से ली है, यानी कि विचार, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो यूएसए का है, लेकिन अगर भाषा पूछ ले, लैंग्वेज पूछ ले, जो कि पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगेन रिपीट, बहुत कम चांसेस हैं पूछेगा तो आपसे यही यूएसए वाला है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अवयव इनको हिंदी में बोल सकते हैं। इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो प्रियम्बल हमें, मतलब इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, यही तो होता है इंग्रेडिएंट्स का मतलब, कि हमें ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसको पढ़ के हमें सोर्स ऑफ पावर का पता चलता है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है कि हमारी जो संविधान है उसकी प्रकृति क्या है। उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में पता चलता है, और डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लागू होने की तिथि के बारे में पता चलता है। तो एक एक करके देखते हैं कैसे पता चलता है। तो सबसे पहली तो लाइन आप यहीं पे पढ़ पा रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी इस तरह का बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि मतलब हैविंग सॉलिडरिटी रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ दिस एंड टू सिक्योर, क्या सिक्योर करना वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ से जो पहली लाइन है उससे हमें पता चलता है सोर्स ऑफ पावर, यानी कि संविधान की जो शक्ति है, संविधान को उसकी शक्ति है वो भारत के लोगों से मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोर्स ऑफ पीपल अगर पूछ लेगा तो पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग ही संविधान की शक्ति हैं एक तरह से। नेचर, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि मैं यहाँ पे कोई, चलो मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ, मैं अमन, ठीक है, तो मैं अमन जो कि, या फिर चलो अमन नहीं, मतलब इन जनरल मैं किसी को ले लेता हूँ, नहीं तो अमन जी बुरा मान जाएंगे फिर अगर कोई भी होगा यहाँ पे। तो मैं ये जो भी आपका नाम है, जो कि बहुत आलसी हूँ, ठीक है, जो कि बहुत खाता रहता हूँ दिन भर, ठीक है, दिन भर डांट खाता रहता हूँ, मतलब मम्मी पापा की, कोई इज्जत नहीं देता, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, आपकी नेचर है। ठीक है, मतलब कि आप खाते बहुत हैं, आप सोते बहुत हैं, आप डांट सुनते हैं, आप फोकस्ड नहीं हैं, आप अनफोकस्ड हैं, तो ये क्या है, आपका नेचर है। फिर आपने बोला अब मैं खुद को सिक्योर करूँगा जस्टिस। ये जस्टिस कैसे सिक्योर करूँगा, मतलब एसएससी की तैयारी करूँगा तो उससे मुझे जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसे मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, जो सब लोग मेरे पे प्रताड़ना कर रहे थे उससे मैं खुद को न्याय दिलाऊंगा। लिबर्टी, मैं आज़ाद हो जाऊँगा। ठीक है, बिकॉज मेरी जॉब लग जाएगी जब एसएससी में, तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मैं जो मना है वो करूँगा। इक्वालिटी मिलेगी, समानता मिलेगी मुझे समाज में, अभी कोई पूछता नहीं है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ज़्यादा पूछते हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, तो इक्वालिटी मिलेगी। और फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, यानी कि मेरे फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा बढ़ेगा, यानी कि मेरी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कि आपकी फ्रेंड्स के बीच में। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, अब ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हुए, ये क्या हुए आपके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हुए कि ये मुझे अचीव करना है। ये है आपका नेचर। उसी तरह ये प्रियम्बल का भी नेचर है, क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये क्या हुआ, नेचर हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कि हमारा जो देश है वो सॉवरेन है, सॉवरेन। ठीक है, यानी कि बोल सकता हूँ इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको हिंदी में बोल सकते हैं। सोवरेन है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो ये नेचर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ये लिखे हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक कि भाई ये करना है। और यहाँ पे फिर है कि जैसे आपने बोला कि इन मतलब ये मेरी नोटबुक में ये मैं लिखता हूँ कि मैं खुद को परमार सर का कोर्स देता हूँ इस डेट को, ताकि मेरे, क्योंकि जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो अभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका नेचर था, ये आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, और आपने कब कोर्स लिया वो डेट है, यानी कि हमने कब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कल के लेक्चर में। तो वो चीज़ प्रियम्बल में लिखी हुई है, तो वही तो हम देख रहे हैं कि प्रियम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है। तो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने संविधान को कब अपनाया, वो भी यहाँ से हमें पता चलता है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, इसका नेचर देखते हैं, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ठीक है, कि नेचर जो ये लिखा हुआ है, सोवरेन जिसका मतलब है संप्रभुता, सोशलिस्ट जिसका मतलब है समाजवाद, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो वो मीनिंग ही तो हमें समझना है थोड़ा सा, उसके मीनिंग भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, कर लिया ना ऐड, हाँ, तो सब लोग अपना जो है, या अल्लाह, अच्छा, तो इस तरह से आप लोग अपना बना सकते हैं क्या, प्रियम्बल। ठीक है, खुद का। सर शायरी सुनाइए। अच्छा, शायरी सुनाए, कौन सी शायरी सुनाए अभी, चलो सुनाते हैं। कौन सी, पानी और पसीने वाली है ना, तो क्या शायरी थी वो, हाँ, कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो गंद मारता है। ठीक है, तो नहाया करो रोज। वैसे भी सर्दियाँ चल रही, कौन कौन नहीं नहाता है बताओ, क्यों, कौन कौन रोज नहाता है और कौन नहीं नहाता, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे, मुझे पता है। डाउट तो कभी दिखता नहीं। अच्छा, क्या डाउट है शुभजीत? हम पेड स्टूडेंट है, लेकिन IQ सीरीज़ PDF लॉक है, वो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, चिंता न करिए, अनलॉक हो जाएगी। ऑलराइट, चलो, तो
स्टार्ट करते हैं फिर। सॉवरेन का मतलब सबसे पहले समझते हैं, संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि वी आर एक तरह से इंडिपेंडेंट। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका मतलब क्या आज़ाद हुआ कि भाई कोई और ऊपर हमारे अथॉरिटी नहीं है जो हमको डायरेक्शंस देगी कि आप ये करो ये ना करो, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रैटिफाई करी थी वो अपने विल से करी थी। जरा बताइए कब करी थी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए, यानी समस्त निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं उसके लिए, ठीक है। और कोई भी बाहरी दबाव नहीं है हम पे, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल हम पे प्रेशर नहीं है। उसका सोवरेन का मतलब ये है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे जो लोग बैच में हैं, और जो लोग नहीं हैं उनको अगर समझने के लिए नोट करना है, नहीं समझ में आए तो आप नोट कर सकते हैं। सोशलिस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है क्या, समाजवाद। समाजवाद मतलब जैसे कि अगर हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं। जैसे एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद वो होता है जैसे यूएसए फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो मेन गोल रहता है, टारगेट रहता है, दैट इज़ वेल्थ क्रिएशन, पैसा बनाना है हमको। क्या बनाना है, पैसा, ठीक है। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती हैं कि भाई हमें समाज को देखना है, सभी के पास थोड़ा मतलब ऐसा मतलब समाज में बहुत ज़्यादा डिवीजन ना हो और हर तबके के पास कुछ ना कुछ हो, दैट इज़ कॉल्ड ए सोशलिज्म। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गरीब को क्या हो रहा है ज़्यादा उतना फ़र्क रखती नहीं है सरकार, लेकिन सोशलिस्ट में मेन टारगेट रहता है गरीब पे, कि गरीब को राशन देना है, गरीब को उसके लिए सारी चीज़ें करनी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। दोनों ही अगर हम देखें, कुछ उस कैपिटलिज्म के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, सोशलिज्म के बीच कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म में ये है कि मतलब जब खूब सारा पैसा हो जाएगा तो अपने आप लोगों में बटेगा वो, लेकिन ये रहता है कि कई बार जो इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कैपिटलिज्म में, कि कोई बहुत ज़्यादा रिच और कोई बहुत ज़्यादा पुअर। सोशलिस्ट में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि हाँ भाई इक्वालिटी इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं है और सबका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन ये है कि भाई वेल्थ ही नहीं क्रिएट हो रही है, जॉब ही नहीं है लोगों के पास। जैसे इंडिया में अगर बात करें, इंडिया और जैसे यूएसए है, तो यूएसए क्यों इतना वो है मतलब डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे मेन ये फोकस किया जाता है कि भाई वेल्थ क्रिएशन पे लोग वहाँ पे, जैसे इंडिया में ये हाश ट्रूथ है जो भी आप मानो कि लोग जॉब की तरफ भागते हैं ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। क्यों, उसका भी रीज़न है, क्योंकि उतना ज़्यादा जैसे कि अभी तो चलो ठीक भी हो गया, लेकिन जब आज़ाद हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इतने ज़्यादा लिमिटेशंस लगे हुए थे कोई भी बिज़नेस करने में कि लोग बिज़नेस की तरफ जाने ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो सोशलिस्ट का एक कॉन्स होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े, ठीक है। तो इंडिया जो है एक मिक्स्ड, हम बोल सकते हैं सोशलिज्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिक्स सोशलिज्म, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर मिक्स सोशलिज्म, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि इसमें सोशलिस्ट भी कुछ एलिमेंट्स और कैपिटलिज्म के बीच कुछ यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्युलर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष। इसका सिंपल सा एक मतलब है कि द कंट्री हैज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन एसोसिएटेड विद इट। पूरे विश्व में पाकिस्तान पहला ऐसा देश था जिसने खुद को इस्लामिक घोषित किया। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो बोलता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी वहाँ पे इस्लाम धर्म को मान्यता दी है। इंडिया में सारे धर्मों को मान्यता मिली हुई है, तो हम सेक्युलर हैं, समाजवादी हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक हैं हम लोग। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से, लोकतंत्र को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। उन्होंने डेफिनेशन दी थी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पूछा भी जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आई होप ये पता होंगी चीज़ें आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों की सरकार, ठीक है। तो ये अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की को डिफाइन किया, तो जो कोई हम इन जनरल भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट, यानी कि इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट को प्रत्यक्ष हिंदी में, और इनडायरेक्ट को बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे भारत में अगर बात करें इनडायरेक्ट है, इंडिया में इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट अगर बात करें तो जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा नहीं है और है भी तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्टली लॉ मेकिंग। जैसे अभी आपको पता है कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट पे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो आई थिंक हटा लिया उसको थोड़े टाइम के लिए, तो अभी प्रोटेस्ट में थे। क्यों, बिकॉज हमने देखा कि किस तरह से नए लॉ क्रिएट हुए, जो हमारे पुराने लॉज थे उनको रिप्लेस करके नए लॉज आए। तो ये इंडिया में हुआ,
इंडिया में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने अपने आप से पास कर लिया। कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट, देश के संसद में पास हो जाता है कि हमारे हमसे पूछ चलो ठीक है, पूछ लिया भी जाएगा जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्या हम उस पर पार्टिसिपेट करते हैं? यानी कि अगर मान लो कि हमसे क्या वोटिंग ली जाती है क्या? नहीं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ में होती है वोटिंग, वहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है कि ये लॉ है, आपको सही हाँ या ना में आप वोट करो इस तरह से। तो उसको डायरेक्ट, जहाँ पे लोग डायरेक्टली डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जो कि रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट होते हैं, वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके थ्रू ये डेमोक्रेसी को में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। एंड द लास्ट वन इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मीनिंग है एक लाइन में कि जो हेड ऑफ द कंट्री है हेड ऑफ कंट्री इज़ इलेक्टेड, यानी देश का जो मुखिया है वो एक तरह से निर्वाचित है। ठीक है, हेड ऑफ कंट्री इज़ इलेक्टेड, निर्वाचित है। इलेक्ट हो क्या है? लोगों ने वोटिंग करी है। ज़रूरी नहीं लोगों ने वोटिंग करी है, लेकिन वोटिंग हुई है, ये ज़रूरी है। जैसे हेड ऑफ कंट्री इज़ इलेक्टेड। अब यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया, यूएसए एंड यूके यानी ब्रिटेन, जिन लोगों ने हम पे रूल किया। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। यूएसए में कौन होता है? प्रेसिडेंट। यूके में कौन होता है? किंग और क्वीन, राजा या रानी। अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली। हमने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो समझ लो कि हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं प्रेसिडेंट को। आप क्या प्रेसिडेंट के लिए आपने द्रौपदी मुर्मू को चुना था क्या? उनके लिए वोट डालने गए थे? नहीं गए थे। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। ये मैंने कल भी समझाया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन समझा रहा था कि 389 सीट्स थी, 296 और 93 में डिवाइडेड थी, और जो 296 जो ब्रिटिश इंडिया से सीट्स आनी थी, ब्रिटिश भारत से आनी थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड आनी थी, और जो 93 वो नॉमिनेट होकर आनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, यानी कि आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत थी वो। तो वहाँ पे भी इलेक्शन कैसे हुए थे? जो लोग प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए थे वो वोट डाल रहे थे जाके ना। और यूएसए में क्या होता है? यूएसए में लोग डायरेक्टली वोट करते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्टली वोट करते हैं। यहाँ पे क्या वोटिंग होती है? नो वोटिंग। तो इसलिए यूके इज नॉट अ रिपब्लिक, ये गणराज्य नहीं है, ध्यान रखिए। इंडिया है, यूएसए वो भी है। इलेक्शन मैटर करता है, वो चाहे इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, सिंपल, खत्म। अब हम क्या देखेंगे? यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो हेड होता है ये हेरिडिटरी है, यानी कि वंशानुगत है, इसलिए यहाँ पे रिपब्लिक नहीं है। अब हम आएंगे किस पे? अब हम आएंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देख लेंगे, और फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद नए टॉपिक पे आएंगे। ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं हमारी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जस्टिस का मतलब क्या है भाई? न्याय सबको दिलाना है, लिबर्टी सबको आज़ाद करवाना, इक्वलिटी सबके में समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मतलब सबके बारे में भाईचारा होना चाहिए। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको मतलब समझने और समझाने में। ये बस याद करो यहाँ पे कि जस्टिस 3 तरह का दिया हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। क्वेश्चन इससे बनेगा 3 तरह का है, और वो 3 क्या है टाइप? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये पता होना चाहिए। यानी कि जो न्याय है वो 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी, आज़ादी 5 तरह की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कोई ट्रिक नहीं है, इसको 5-6 बार रिपीट करोगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। इक्वलिटी 2 तरह की है, स्टेटस की इक्वलिटी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस की जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इनका, जैसे ये महाराजा साहब हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह के या फिर महाराणा प्रताप के ये वो हैं, ठीक है, मतलब डिसेंडेंट है, तो इनको ज़्यादा मतलब स्टेटस ऊपर रखा जाएगा, नहीं, सबको इक्वल है। अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल है, सबको, हर कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब सबको, सबके लिए समानताएं हो। तो इक्वलिटी 2 कैटेगरीज की दी हुई है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, एक ही तरह का है, और वो एक तरह क्या है? वो खुद फ्रैटर्निटी ही है। क्लियर ये चीज़? तो नेचर पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अभी आ जाते हैं द क्वेश्चन, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड एंड इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज यस। लेकिन इसका पूरा हमें डेवलपमेंट पढ़ना है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि सर्टेन केसेस हुए, और उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहला केस अगर आपको बताऊं तो 1960 का एक केस है, बेरूबारी यूनियन केस। ये जो बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट?
इसने कहा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों अभी बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का हिस्सा नहीं है। एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि इसलिए इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। बट इसने अपने इस डिसीजन को केबीसी केस में रिवर्स कर दिया। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, केशव नंदा भारती केस। ये केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है पूरी पॉलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला उल्टा, इसका उल्टा यानी कि मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई सर्दी का टाइम है, हाथ ठंडे हैं एकदम से, ठीक है, तो लिखा जाता नहीं है, तो एकदम समझ लो कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, एकदम उल्टा। तो ये बात आती है क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या अपने बात से मुकर सकता है? बिल्कुल मुकर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से बिल्कुल मुकर सकता है, लेकिन मुकरने के लिए उसको चाहिए हायर जजेस बेंच। यानी अगर मान लो कि इसमें 7 जजेस बैठे थे, तो अगर इसको रिवर्स करना है डिसीजन को, तो इससे ज़्यादा जजेस बैठने चाहिए, तो उस डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, हमें याद रखना हाँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में फिर उसके बाद एक और केस हुआ LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको एकदम सेम, इसको क्या किया, जो चीज़ इसमें बोली थी केबीसी वाली में, उसको रीअफर्म किया, उसको फिर से सही बताया। तो फाइनली हमें याद रखना है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब बात ये आती है कि ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या इसमें कभी संशोधन किया गया है? हाँ, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस, इसको एक बार अमेंडमेंट, इस पर एक बार संशोधन किया जा चुका है, और वो अमेंडमेंट है आपका अमेंडमेंट नंबर 47, यानी कि जो 42 नंबर का जो संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, और जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जानते हैं 42nd अमेंडमेंट को? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 1976 में अमेंडमेंट होता है, जहाँ पे 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड, 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड, यानी कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे इसमें। वो 3 नए शब्द क्या थे? आई से इंटेग्रिटी, ठीक है, क्या कुछ और तो नहीं समझ लिए थे? इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, ठीक है, एंड सेक्युलर। तो ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? सिस से याद कर सकते हो, जैसे नहीं ब्रो सिस, आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ब्रो सिस, तो ऐसे ही एस से सेक्युलर, आई से इंटेग्रिटी और ऐसे सोशलिस्ट। अब एग्जामिनर आपको 100% जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऑप्शन में 100% सोवरेन ज़रूर होगा, यानी संप्रभुता ज़रूर होगा। तो ये नहीं है, ये ओरिजिनली इट वॉज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज ओरिजिनली। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या हो गया इसको, क्वेश्चन आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से कौन सा शब्द, विच ऑफ द, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ पार्ट, विच वॉज नॉट ओरिजिनली दी पार्ट, या फिर चलो मैं इस तरह से रिफ्रेम करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से कौन सा शब्द मूलतः जो प्रियम्बल या प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ए, ठीक है, हिस्सा नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ, मूलतः मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, ठीक है, और सेक्युलर और रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है, किसी का कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही है सभी का। तो आंसर क्या होगा? सेक्युलर, बिकॉज सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटेग्रिटी को बाद में जोड़ा गया था, दे वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फाइनल थिंग जो इसमें चीज़ आपको पढ़नी है पूरे प्रियम्बल में, कि प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिसिएबल, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, ये आप बहुत देखोगे आगे,
मतलब समझ लो अभी इसका तुरंत। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को लेके आप कोर्ट जा सकते हैं। नॉट जस्टिसेबल का मतलब इस चीज़ को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया सेक्युलर है, यहाँ भी हर धर्म की मान्यता, अब किसी को लगा, मान लो कि किसी को लगा कि हमारे धर्म, किसी क्रिश्चियन को लगा कि हमारे धर्म को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, तो वो जाके तुरंत कोर्ट में नहीं जा सकता है कि ये तो हमारा अधिकार है, ये हमको दो। एज अ मैटर ऑफ राइट आप कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते हैं। ये जस्टिसेबल को हम आगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी सब में देखेंगे। तो प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिसेबल एंड द फाइनल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर, नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर रिस्ट्रिक्शन। यानी ना तो ये सरकार को कोई पावर देता है, ना उसको कुछ काम करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, नॉर अ रिस्ट्रिक्शन। तो क्या सर कुछ है क्या संविधान में जो रिस्ट्रिक्ट करता है? बिल्कुल। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे, जैसे स्टेट आर्टिकल नंबर 18 है, स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है किसी को, नहीं कंट्री, स्टेट का मतलब अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। एक तरह सिंपल समझो, सरकार टाइटल नहीं दे सकती किसी को, कि सरकार को किसी को मना है कि इसको महाराजा का टाइटल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी गवर्नमेंट है तो किसी को फेवर करने के लिए मान लो कि तुमको आज से महाराजा का टाइटल या फिर राजा का टाइटल तुमको देंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन है स्टेट पे। प्रियम्बल ना तो रिस्ट्रिक्शन है ना तो सोर्स ऑफ पावर है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं प्रियम्बल के, एंड देन आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, चलिए करिए क्वेश्चंस जल्दी से। ये तो सोर्सेज वाला टॉपिक हो गया, सोर्सेज वाला बाद में करेंगे। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 वाले तक के, ठीक है, पुराने नहीं, एकदम नए नए क्वेश्चन हैं। चलो, तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस वाक्यांश से शुरू होती है। वाक्यांश क्या है? ये वाक्यांश है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमें ये बताती है कि सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, तो एक तरह से नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, तो क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये तो एकदम क्या ना 4-5 बार रिपीट करो, इसके लिए ट्रिक विक मत बनाने चले जाना, नहीं तो फालतू में कितनी ट्रिक बनाओगे, स्टैटिक जी के लिए छोड़ दो ट्रिक, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जहाँ पर नीडेड होगी वहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग इज मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी चीज़ प्रियम्बल में मैंशनड है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये CGL आप देख रहे हैं, CGL 2023 में पूछा गया है और CHSL 2023 में पूछा गया है, ठीक है, दोनों में। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, ना कि एम्प्लॉयमेंट। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी, ओके। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं पॉलिटिकल। जस्टिस कैसी है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और अभी एक चीज़ और बाकी है, मैं अभी आपको लिखाऊंगा, ठीक है। वो चीज़ ये है कि भाई हमने लिए कहाँ से, जैसे जस्टिस के प्रिंसिपल्स हमने रशिया से लिए हैं, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वलिटी, जो फ्रैटर्निटी के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, तो अभी वो भी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। लिबर्टी 5 तरह की थी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, खत्म। फ्रैटर्निटी तो फ्रैटर्निटी थी ना, ठीक है, और तो कुछ था नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रियम्बल, तो प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? तो हमने देखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी? सेम चीज़ देख लिए, पूछ ली गई, तो चलिए यहीं पे लिख लीजिए आप उसको, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी कितने तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की, इक्वलिटी 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी 1 तरह की। ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी है ना, ये तीनों टर्म फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, वहाँ से ये टर्म ओरिजिनेट हुए थे, जहाँ से हमने इस प्रियम्बल में, अपने प्रियम्बल में इनको इनकॉर्पोरेट किया। तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये याद रखना, जो जस्टिस हम लोग पढ़ते हैं, जस्टिस कितने तरह का? 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जस्टिस जो हमने लिया है कहाँ से? सोवियत यानी रशियन रेवोल्यूशन से लिया है हमने, ठीक है। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CHSL 2023। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? मूल जब मैं बोलता हूँ, ओके ठीक है, ओरिजिनल प्रियम्बल का नहीं था, तो आंसर क्या होगा? देखिए, फेडरलिज्म नहीं है हमारे प्रियम्बल में, फेडरलिज्म करके वर्ड नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल, ठीक है। तो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ये तीनों वर्ड हैं हमारे प्रियम्बल में। अगला क्वेश्चन है 28, द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श यानी कि कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट यानी जो आइडिया है वो हमने USA से लिया है और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C 1 and 3।
प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था भाई? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लास्ट में लिखी हुई है, उसी दिन जिस दिन हमने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन कुछ उसके प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जरा आप कमेंट में बताएंगे कि कौन से प्रोविजंस थे वो। तो टिल नाउ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो हमारा एक बार अभी तक हुआ है, जिस और वो क्या है, 42nd अमेंडमेंट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट है, जिसमें कि 3 वर्ड जोड़े गए थे, 1976 में हुआ था। और उसको हम याद करते हैं सिस से, या फिर ISS से याद कर लो, जैसे भी याद करना है। सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर। सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या चीज़ 26 नवंबर 1949 को आ गए थे, तो प्रोविजंस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट के जो प्रोविजंस थे वो तुरंत इमीडिएटली लागू हो गए थे। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट ने चेंज किए थे और 3 नए वर्ड्स को जोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद जो भी होगा आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्युलर इन इंडिया? ये जो टर्म है सेक्युलर, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? भारत के बहुत सारे धर्म हैं, भारत में रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है। टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, देर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी कि स्टेट का, भारत का कोई धर्म नहीं, ये मतलब है। ये बात बिल्कुल सही कि रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है सेक्युलर का, वो हमें बताना था। ये जो क्वेश्चंस हैं, चलो ये आप बता दो जल्दी से, बिकॉज CHSL 2020 में पूछा गया। किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को? पालखीवाल, मुंशी जी, भार्गव जी या फिर अम्बेडकर जी? तो हमने देखा था कि NA पालखीवाला ने बोला था ID कार्ड, यानी दैट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। मुंशी जी ने इसको हॉरोस्कोप बोला था। ठीक है, और अब हम शेड्यूल करेंगे। और एक क्वेश्चन और कर लीजिए जल्दी से। कितने तरह का जस्टिस दिया हुआ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन इन दी प्रियम्बल? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? तो जस्टिस कितने तरह के हैं? 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी है 2 तरह की, लिबर्टी है 5 तरह की, और फ्रैटर्निटी सिर्फ 1 तरह की है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। और एक चीज़ कि वो चीज़ आप नोट कर लेंगे जो मैंने आपको बोली थी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फिर फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, और जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रशिया से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ें फिर, और अब हम देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज़ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने, सर जस्टिसएबल क्लियर नहीं हुआ, स्माइल देता रहा। जस्टिसएबल का मतलब आगे क्लियर हो जाएगा, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा इतना बताने पे तो आगे फिर क्लियर हो जाएगा। जस्टिसएबल का अभी के लिए यही मतलब है कि आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ लिखी हुई वो आपका हक नहीं है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में जो लिखा हुआ आपका हक है, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं कि ये हमारा हक छीना गया है और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके विरुद्ध न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ डाउट है क्या? एक सेकंड रुको, पावर पॉइंट couldn't, तुम लोग ये सब डिलीट करवा के मानोगे लगता है ना? एक सेकंड, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? बोला मीम याद आ रहा, क्या हो गया भाई? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, चलो ठीक, कभी चल रहा। इसमें क्या डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का पार्ट कौन सा नहीं था? तो फेडरलिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ना। अगर उस तरह से ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, जैसे कि, क्योंकि देखिए अगर ओरिजिनली बात हो रही है, अगर मैं प्योरली जाऊं तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, बात बिल्कुल सही है कि जो सेकुलर है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी जो 3 वर्ड हैं उनको हमने बाद में जोड़ा था। लेकिन एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और वी दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ए क्यों होगा? अगर ए होगा तो फिर डी भी होगा।
अगर ए होगा उस हिसाब से तो इस ये सोशलिस्ट वर्ड भी तो पहले से नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये क्वेश्चन सर CHSL 2023 का है, ठीक है, और ऐसे ही मतलब वो ऑप्शंस हैं इसमें, जितना मुझे पता है कि कोई चेंजेस तो हुए नहीं होंगे, ठीक है। और अगर सेकुलर होगा तो फिर उस हिसाब से सोशलिस्ट भी होगा। वो मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल का मतलब है 26 नवंबर 1949, और तब ना तो सेकुलर था ना तो सोशलिस्ट था, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से तो ए और डी भी होगा, ठीक है, उस हिसाब से तो फिर ए और डी भी होगा। लेकिन अगर मुझे चुनना होगा तो फिर मैं बी को ही चुनूंगा, क्योंकि वो तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंपल। तो अगर मतलब दिमाग लगा रहे हैं तो फिर पूरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। शेड्यूल्स हैं क्या? तो हमने संविधान की किताब पहले तो बना ली कल, आज पहला पन्ना देखा तो प्रियम्बल था। आज जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे हमें शेड्यूल्स मिलते हैं। शेड्यूल्स वो चीज़ हैं, अनुसूचियाँ बोलते हैं इनको हिंदी में। तो अनुसूचियाँ वो चीज़ हैं जिस विच कंटेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको आपको डिफाइन करूं कि हैं क्या, तो दीज कंटेन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट कंटेन्ड इन दी आर्टिकल्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम आगे कल से पढ़ेंगे, हमारे अनुच्छेद चालू हो जाएंगे, आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और आर्टिकल्स में जो चीज़ नहीं लिखी हुई है वो शेड्यूल्स में मैंशनड है। तो एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो शेड्यूल्स में मैंशनड है, तो वो है शेड्यूल्स, ठीक है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो ओरिजिनली का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को टोटल 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। बट अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो एट प्रेजेंट 12 अनुसूचियाँ, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। क्लियर? तो यानी कि हर जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को किसी ना किसी अमेंडमेंट यानी संशोधन से जोड़ा गया, और वो कौन से अमेंडमेंट थे वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक। तो चलिए, ये शेड्यूल्स की पूरी लिस्ट है और इसमें हमें पढ़ना है कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ दी हुई है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसको हम याद करने के लिए एक इस्तेमाल करेंगे ट्रिक का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ट्रिक खेलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड मॉन्क नहीं पीएम, ठीक है। तो यानी कि बूढ़े प्रधानमंत्री के जो आंसू हैं, ठीक है, तो उनको आज हम पूछेंगे। तो TEAR, ठीक है, आर तक कर लें यहाँ तक, ठीक है, फिर अगले उसमें स्लाइड में कर लेंगे। टी से यहाँ स्टैंड्स फॉर इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंशन, यानी कि और उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड जुरिस्डिक्शन, भारत कहाँ तक फैला हुआ है और उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, ये है पहले वाले में। तो टी से टेरिटोरियल एक्सटेंट और जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, देख लीजिए। स्टेट एंड यूटीज, उनके नेम और उनकी बाउंड्री की डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रिक को हमें थोड़ा जस्टिफाई भी करना है, यानी कि टी से है तो हम टी से ही स्टार्ट करेंगे। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट इसलिए मैंने लिखा है टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड जुरिस्डिक्शन, किसका, स्टेट्स का एंड यूटीज़ का, ठीक है। क्लियर है, टी से याद हो गया। हिंदी में देख सकते हैं राज्यों और संघ उनके क्षेत्रों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। ई से क्या है, ई स्टैंड्स फॉर एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है भत्ता, सैलरी, अलाउंस। तो ट्रिक को जस्टिफाई करने के लिए उसको हमने ई से, अब जस्टिफाई का दैट डजंट मीन कि ई का मतलब अलाउंस, मतलब इसका जो का एमोल्यूमेंट है उसका मतलब सैलरी नहीं होता, फिर अलाउंस नहीं होता, मीनिंग सेम ही है, ठीक है, मीनिंग सेम ही है उसका। तो स्पेशल पावर एंड सैलरी, किसकी सैलरी दी हुई है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब की दी हुई है। क्या सब याद करना है? SSC एग्जाम में तो अभी तक कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा कि भाई किसका सेकंड शेड्यूल में दिया है, थर्ड शेड्यूल में अगर मैं बात करूं तो 8 स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ यानी इसमें शपथ के बारे में दिया हुआ है। तो किसकी शपथ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है किसका, मतलब किसकी सैलरी और किसका शपथ। तो क्या याद करना है, आई अगेन रिपीट, SSC के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम्स थोड़े सारे जैसे पीसीएस वगैरह में तो वहाँ पूछ लेता है। अब याद करने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ पे सैलरी, अब देखो सैलरी वगैरह पैसा वगैरह, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक फंड होता है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें पार्लियामेंट का कब्जा होता है, एक तरह से समझ लो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास। पार्लियामेंट में कौन बैठता है, सांसद लोग बैठते हैं, संसद में सांसद लोग बैठते हैं ना। तो वो लोग क्या अपनी सैलरी कम करेंगे? क्यों ही कम करेंगे, वो तो हमने अपनी बढ़ाएंगे। और जो इनके मन मुताबिक काम नहीं करेगा उसकी तो कम कर देंगे, उनकी सजा करने के लिए। तो इसलिए इनकी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ऐसे याद कर लो
कि इसलिए उनके सेकंड शेड्यूल में मेंशन कर दी गई है ताकि उनका वो कम ना कर सके। ठीक, अब शपथ जो है, जो हमारे एमपी सांसद लोग होते हैं उनको घुसने की जल्दी होती है ना, वो जल्दी से घुस के जाके बैठ जाए नए पार्लियामेंट में, है ना, कौन ओथ ले। तो इसलिए इनको यहाँ से बोला गया कि घुसोगे नहीं, पहले जब तक ओथ नहीं ले लोगे तब तक घुसोगे नहीं। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप छोड़ दीजिए, उसकी यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। यहाँ पे सारे जितने एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, केंद्र के भी और राज्य के भी, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको ओथ लेनी है। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपके मिनिस्टर्स नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सैलरी थोड़ी ना कम करेंगे, लेकिन यहाँ मिनिस्टर्स हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन हाँ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे। फोर्थ पे आते हैं, तो टीयर्स में आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। क्या है राज्यसभा? ये राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, सीटों का आवंटन दिया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज, यानी कि किस स्टेट से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। टीयर्स हो गया, टीयर्स में एस बाकी है ना, चलो यहाँ से टीयर्स ऑफ, बस यहाँ इतना करते हैं। एस से है यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, और ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो चलिए देखते हैं क्या है शेड्यूल्ड एरियाज और अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनका प्रशासन किस तरह से होगा वो दिया हुआ है। और यहाँ पे अदर शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि जो शेड्यूल 5 में मेंशन्ड नहीं है वो वाले स्टेट्स। वो कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कैसे रखेंगे? ये 4 स्टेट आपको रटे हुए होने चाहिए। यहीं से सवाल बनता है कि कौन सा इसमें से स्टेट है या नहीं है। ये आपका कौन सा होगा? छठा शेड्यूल होगा, ठीक है, 6 शेड्यूल में। तो ये कैसे याद करेंगे? चारों स्टेट के नाम ऐसे याद करेंगे। ATM मनी, ATM मनी। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम और एम से हो जाएगा मेघालय। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एम से मणिपुर नहीं है, क्योंकि जिस तरह अभी मैंने बताया वो सॉवरेन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही एकदम यहाँ पे भी फिट बैठता है कि अगर वो पूछेगा यहाँ पे तो मणिपुर पक्का रखेगा, क्योंकि आप ऐसे याद करोगे ATM MMM में फंस जाओगे मणिपुर। तो ध्यान रखना इस ATM में मनी नहीं है, इस ATM में मनी नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और F जो 7th शेड्यूल है, इतना तो आप नंबरिंग का ध्यान तो रख ही रहे होंगे ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया शेड्यूल, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th है। हेयर F स्टैंड्स फॉर फेडरल प्रोविजंस, फेडरल प्रोविजंस। अब फेडरेशन का मतलब हम तुमको कल समझाए थे, क्या होता है? सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि डिटेल्स दी हुई हैं किसकी? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? 3 तरह की लिस्ट। एक है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, एंड द थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब ये है क्या? तो यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो सब्जेक्ट ये हैं: डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। यानी कि ये वो मैटर्स हैं जिस पे हमारी केंद्र यानी कि देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो लॉ क्रिएट कर सकती है। स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस पे राज्य वो बना सकती है क्या? लॉ। अब ये मत समझना इतने 5 इसमें हैं और 4 इसमें हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं यूनियन लिस्ट में, 100 से भी ज़्यादा। लेकिन सब तो याद कर नहीं पाओगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो याद कैसे रखेंगे फिर? मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें एक जनरल आइडिया रखना है कि भाई यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे जो सेंटर से एसोसिएटेड हैं, जो पूरे देश से जिनका लेना देना है। भाई डिफेंस का किसी एक स्टेट से थोड़ी ना लेना देना, पूरे देश से। बैंकिंग पूरा, अगर एक स्टेट की बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था अगर डगमगाई तो पूरे जो देश है उसकी बैंकिंग व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका लेना पूरा देश से होता है, तो वो यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जैसे कि पुलिस हो गई, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, ये सब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो इसमें है। कॉन्करेंट क्या होती है? समवर्ती, जिसमें कि यूनियन भी, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है
और राज्य का जो विधानमंडल है यानी कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो भी लॉ बना सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछ ले कि दोनों ने अगर सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो फिर किसका प्रिवेल करेगा, किसका ऊपर रहेगा? तो प्रिवेल करेगा ऐसी कंडीशन में यूनियन का लॉ, अगर दोनों ने एक सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे एजुकेशन, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज। भाई मैरिज को कौन ही सुलझा सकता है, ना तो पार्लियामेंट ना तो स्टेट। तो उन्होंने सोचा चलो हम बीच में रख देते हैं क्योंकि हम दोनों के बस की नहीं है। तो अगर हमारे पास है तो बोल देना वो करेंगे और तुम्हारे पास है तो बोल देना हम करेंगे, ठीक। तो अडॉप्शन एंड सक्सेशन, इतना ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है और भी है, लेकिन ये आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले, एजुकेशन वाला हो गया, मैरिज वाला हो गया और फॉरेस्ट वाला, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये है क्या इसका मतलब, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, हमने ऑस्ट्रेलिया से ली और सोर्सेज में पढ़ेंगे अभी। देन आते हैं 8th शेड्यूल में, और ये क्या है, टीयर्स ऑफ हो गया ना, ऑफ। अब हम आएंगे ओल्ड पीएम पे, ठीक है, ओल्ड ओल्ड पीएम, ठीक है। तो डी तक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ओ से यहाँ पे क्या है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो इसका आंसर होगा टोटल 22 लैंग्वेजेस। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, सॉरी फॉर द ब्रेक। तो टोटल कौन सा कर रहे थे हम लोग, 8th वाला। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 भाषा हैं। और इसको लेके अभी हम तुमको कल एक इंस्टाग्राम पर रील देंगे, ठीक है हमारे तेजस्वी यादव जी से संबंधित कोई एक रील होगी, ठीक है। तो 22 इसमें लैंग्वेजेस हैं, बट ओरिजिनली यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। जैसे हमारा जब संविधान बना था तो सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, सिर्फ यहीं तक शेड्यूल थे, इसके बाद जो हुए वो ऐड हुए। उसी तरह जब हमारा संविधान बना था तो इससे सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, 8 बाद में ऐड हुई हैं। तो टोटल अभी कितनी, 22, लेकिन ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी। तो कौन कौन सी ऐड हुई अगर पूछेगा तो यहाँ पे वो भी मैं लिख देता हूँ। जैसे कि एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, और इससे हमारी ऐड हुई थी सिंधी, ठीक है, सिंधी ऐड हुई थी। फिर एक हुआ था 71st अमेंडमेंट, ये 1967 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। 71st आपका 1992 में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा दूंगा कि कौन सा क्या है, ठीक है, जिसमें याद करना है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 71st वाले को, KMN, जैसे KLMN होता है ना, तो KL को छोड़ दो MN, तो K से हो जाएगा कोंकणी, M से हो जाएगा मणिपुरी, और N से हो जाएगा नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस हैं, 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई। 92nd अगर अमेंडमेंट से बात करें, CA का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2003 में जो हुआ था, इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ संथाल रेबेलियन कब हुआ था और किसने लीड किया था इसको, ठीक है। एंड द लास्ट लैंग्वेज वाज एडेड थ्रू 96th अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2011 में, एंड दैट वाज ओडिया, ठीक है, ओडिया लैंग्वेज। तो ये टोटल 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। हम लोगों ने अभी रिसेंटली दिसंबर के करंट अफेयर्स किए थे और उसमें हमने देखा था साहित्य अकादमी अवार्ड्स देखे थे, है ना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड में हमने देखा था कि साहित्य अकादमी अवार्ड टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो एक तो 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल, और 2 और कौन सी अदर लैंग्वेजेस थी। संथाल रेबेलियन 1855 में स्टार्ट हुआ था, और सिद्धू और कनू जो 2 ब्रदर्स थे उन्होंने लीड किया था, और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और मैंने अभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, बड़ी जल्दी दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। क्या मैंने आपसे पूछा था अभी, दिमाग से एकदम रफा दफा हो गया चलो L से आते हैं, कमेंट्स देखने पड़ेंगे तब याद आएगा। तो L से देखते हैं, L स्टैंड्स फॉर यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। हाँ कि हाँ, अच्छा 2 लैंग्वेजेस कौन सी, इंग्लिश और राजस्थानी, बिल्कुल इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। तो L से है लैंड रिफॉर्म्स, और मुझे पहचानो हिंदी नॉवल के लिए मिला था, और रागा इन क्या था, रेक्विम जन की, ऐसे करके था ना, तो वो मिला था इंग्लिश में। और किसको मिला था ज़रा आप कमेंट में बताएंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स अगर हम बात करें तो ये है इसको, और इसको अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, 8 शेड्यूल हो गए, ओरिजिनली 8 ही तो थे, इसके बाद जो टोटल 12 हैं वो बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुए। ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, पहला संशोधन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1951 में, और उससे लैंड रिफॉर्म्स ये वाला ऐड किया गया था। इसमें था क्या, इसमें था ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। पहले ये होता था कि भाई लोगों के पास बहुत, जैसे जो ज़मींदार लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी,
ठीक है। और कुछ लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं थी, जो उन खेतों में काम करते थे। तो सरकार नियम लाई कि भाई ये प्रॉपर्टी अब हम खुद लेंगे, एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है। तो एक तरह से लैंड रिफॉर्म लाई। अब जब ये लाई तो लोग कोर्ट जाने लगे कि भाई हमारी ज़मीन है, आप ऐसे कैसे छीन सकते हैं। तो कोर्ट भी कुछ ये ना कर पाई इसको लेके, इसलिए 9 शेड्यूल को यहाँ पे जोड़ा गया लैंड रिफॉर्म्स को लेके कि इसमें हम कुछ भी डालेंगे। सरकार ने बोला 9 शेड्यूल में हम कुछ भी डालेंगे, कोर्ट इसमें रिव्यू नहीं कर सकता है, कोर्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, ये बोला उसने। बट अगेन केबीसी, केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, अभी तक तुमने जो ऐड किया या फिर इसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अगर कुछ ऐड किया हो, हम नहीं उस पर रिव्यू करेंगे, लेकिन अब से जो होगा ऐड उस पर हम रिव्यू कर सकते हैं। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन देखेंगे, ठीक है। वो तब हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, 9th हो गया। अब आते हैं 10th शेड्यूल पे। तो 10th शेड्यूल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 10th वाला, 11th वाला एंड 12th वाला। 10th की अगर बात करें तो 10th बात करता है यहाँ पे ओल्ड पीएम है ना, ओल्ड पीएम। डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, विरोधी कानून, ठीक है। दल बदल, जैसे आपने सुनते होंगे कि कई सारे ऐसे हमारे एमपीज एमएलएज होते हैं, सांसद और विधायक होते हैं जो पार्टी चेंज कर लेते हैं ना, पार्टी बदल लिया तो उनको ये पार्टी ना बदल पाएँ और डेमोक्रेसी में हमारी कुछ चीज़ें सही रहें, तो इसलिए इस पर्टिकुलर शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से, 52वें संविधान संशोधन से 52nd अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 1985 में, 1985 में, ठीक है। क्लियर। तो डी से डिफेक्शन हो गया। पी जो 11th शेड्यूल है, इट स्टैंड्स फॉर पंचायत, ठीक है, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 73वें नंबर संविधान संशोधन से, जो हुआ तो 1992 में था लेकिन इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ था। वो हम पढ़ेंगे जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी लोकल बॉडीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और एम से यहाँ पे है म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसका हिंदी में मतलब होता है नगर पालिकाएँ। इस पर्टिकुलर 11th शेड्यूल में टोटल दिए हैं 29 फंक्शनल मैटर्स, जिन पे पंचायत कोई लॉ क्रिएट कर सकता है, एक्शन ले सकता है। और 12th शेड्यूल जो कि आखिरी शेड्यूल है, इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ भी होती हैं ख़त्म, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो और बढ़ते हैं, नहीं तो हमारे आखिरी टॉपिक एंड दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। पैसा सर की इंस्टा आईडी बता दो कोई प्लीज़, इसके दीक्षित। बफरिंग हुई थी क्या अभी, क्यों? परमार _academy है ना, बफरिंग हुई थी क्या? डिफेमेशन नहीं है भाई, 10th शेड्यूल में डिफेमेशन नहीं बोलते हैं इसको। डिफेमेशन मतलब होता है किसी की छवि को ठेस पहुंचाना, जैसे मैं आपको गरिया दूँ अभी या फिर आप मेरे को गरिया दो तो वो क्या है, एक दूसरे की छवि को ठेस पहुंचाना हो जाएगा, है ना। जैसे कि राहुल गांधी की अभी ना सदस्यता गई थी, क्यों? डिफेमेशन किया था, पूरी मोदी कास्ट का मोद उन्होंने कर दिया था, है ना, कि सारे मोदी चोर हैं इस तरह से, तो इसीलिए तो हुआ था। तो उसको डिफेमेशन या डिफेक्शन इसको बोलते हैं। और इसको डेफिकेशन भी मत समझ लेना, डेफिकेशन कुछ और होता है, ठीक है। तो ये डिफेक्शन है, ना तो डेफिकेशन और ना ही डिफेमेशन। तो बढ़ें सोर्सेज की तरफ। नो ही ओके। अभिषेक बिल्कुल सरिजना। तो जैसे ठाकरे की सरकार कैसे गिरी, मतलब तो जैसे ठाकरे की सरकार कैसे गिरी, समझा नहीं। अच्छा ये वाला बोल रहे हो क्या आप, ये शिवसेना वाला? ये मैं आगे बताऊंगा ना, शिवसेना वाला, कि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, मर्जर हो सकता है। अगर बहुत लोग एक पार्टी को 2/3 से ज़्यादा लोग एक पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, प्रोविज़न है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो उस केस में होता ये है कि ये माना जाता है पार्टी ख़राब है वो अगर इतने ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो, ठीक है। हाँ बहुत इजी सिखा दिया आपने। अच्छा चलो बढ़िया बात है, फिर तो आगे बढ़ें फिर आखिरी टॉपिक पे, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के स्रोत पे आते हैं। तो ठीक, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे उसको भी और इसके भी। तो सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज का मतलब हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली। जैसे कि जब हम अपना जैसे घर बनाते हैं, मैं घर वाले एग्जांपल हमेशा कोट करता हूँ, ठीक है। तो घर जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने, या फिर कोई भी चीज़, जैसे कि भाई आप टी शर्ट किसी को देख के इंस्पायर हो जाता है, क्या टी शर्ट है भाई, कि मैं भी खरीदूंगा, ठीक है। तो वैसे ही मान लो जब आप अपना घर बनाते हो, घर कैसे बनाते थे बचपन में ऐसा कुछ होता था ना, और यहाँ पे गेट लग जाता था ऐसे करके, और फिर यहाँ से एक रोड जाती थी,
यहाँ पे कुछ चिड़िया वो चहक रही हैं और यहाँ पे कुछ घास लगी है, फ़र्क ही नहीं है चिड़िया और घास में। कुछ भी फ़र्क नहीं है, नीचे वाली घास है, ऊपर वाली चिड़िया, और यहाँ से जो है उगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। यहाँ से उगेगा सूरज। ठीक है, तो जब हम अपना घर बनाते हैं प्यारा सा घर, तो हम उसमें इंस्पायर होते हैं भाई कि जो टाइल्स है उनके घर में बड़ी अच्छी लगी थी, तो वहाँ की टाइल्स, उनकी जो ब्लैक कलर की टाइल्स लगवाएंगे। ठीक है, या फिर उनके घर का जो पेंट है ना वो उस कलर का पेंट करवाएंगे। दरवाजे उनके घर के बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जैसे हम इंस्पायर होकर अपने घर में चीज़ें करते हैं कि भाई उनका फर्नीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके यहाँ पे गया था, बेडशीट बड़ी अच्छी थी उनकी। ठीक है। ठीक है, तो इंस्पायर होकर हम सारी चीज़ें लेते हैं, बोरो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उसी तरह हम लोगों ने भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें बोरो करी डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन डिफरेंट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया वो पढ़ें, उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1935 का, उससे हमने क्या बोरो किया। क्यों? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था। तो इट हैड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें इसी पर्टिकुलर एक्ट से ही ली हैं। ये क्वेश्चन बनता है, यानी कि 40% से भी ज़्यादा चीज़ें आप ऐसे समझ सकते हो हमने इसी से ली है। 1935 का जो एक्ट है इसी से ही। क्लियर? तो इस यहाँ से हमने क्या क्या लिया वो देख लेते हैं। सर वो ये डाउट आप लास्ट में पूछेगा, ठीक है? अभी नहीं, तो चलिए अभी पढ़ते हैं कि यहाँ से हमने क्या लिया है। तो इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए, यानी आपातकालीन जो उपबंध हैं वो लिए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो लिया है यहाँ पे। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, और फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपको समझ में ना आए, जैसे कि सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप क्या है। मैं थोड़ा सा बताने की तो कोशिश करूँगा, लेकिन कल से हम एक्चुअल पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर अभी तक पॉलिटी नहीं कर रहे थे, वो भी उससे भी क्वेश्चन आते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा भी नहीं, आप चिंता मत करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में चीज़ें कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होता है, रिट्स क्या होती है, तो हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ यहाँ पे आपको वो टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो अभी एकदम लोड मत लीजिएगा, जो चीज़ अगर अंदर चली जाए बढ़िया, जाने दो। नहीं जा रही फोर्स मत करो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, स्ट्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप, और बहुत ज़्यादा मगअप रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बता दूं। बिकॉज धीरे धीरे आप, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, अभी कॉन्करेंट लिस्ट तो पता चल गया ना, तो जब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली, तो बेटर तरीके से अंदर आप चीज़ों को ले पाओगे, यानी कि अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, कि हाँ कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है अब आपको पता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग आगे चीज़ें देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। ठीक है, तो भी बस देख लो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, वो हमने यूके से लिया। क्यों? ये तो बहुत बड़ा आसान है समझना, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें 200 साल तक लगभग रूल किया। तो इन्होंने इनके यहाँ पे भी पार्लियामेंट जैसे जो व्यवस्था इनके यहाँ पे होगी, वही व्यवस्था तो इंडिया में भी डेवलप करी होगी ना इन्होंने, और वही हमारे लिए अडॉप्ट करना आसान हो गया था। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल है, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है। हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमारे यहाँ है लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है और उसके पास पावर नहीं है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। तो हमने ऐसा क्यों लिया, क्यों किया? क्योंकि इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, वो ऐसा ही सिस्टम बना के गए थे कि अगर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना पड़ता तो ये सब कुछ हमें स्क्रैप करना पड़ता। इसको लेके हम यूज टू हो गए थे, तो हमारे लिए आसान था वो। ठीक है, रूल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, नहीं हमारे यहाँ पे एकल, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ यानी कि बोल सकते हैं कि कानून का नियम। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, विधायी प्रक्रिया, वो हमने यहाँ से ली। ठीक है, मतलब अगर पार्लियामेंट होगा तो पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करता है, लॉ को लेजिस्लेट करता है, लॉ को लेजिस्लेट करता है, बनाता है लॉ को। अभी लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और रिट सब आगे पढ़ेंगे। अभी मतलब जितना जा रहा है जाने दो। ठीक है, अब बाकी नहीं तो फिर आप लास्ट जब हम लोग की क्लास होगी तो मैं इसको समराइज़ कर दूंगा एक साथ। ठीक है, फिर से मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। प्रियम्बल प्रस्तावना अभी देखा, वो यहाँ से लिया। तो अब ये आपके लिए समझना आसान है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है एक तरह से, वो भी हमने यहाँ से लिया है। लेकिन एक चीज़ को समझना, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, यहीं पे चलो मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है?
तो हमारी पॉलिटी में 3 विंग्स होते हैं, जैसे एक या फिर हम बोलते हैं ना 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका बोलते हैं, और जुडिशरी इसको न्यायपालिका बोलते हैं। सर हमने तो फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सुने हैं, तो 4th पिलर होता है मीडिया, उससे में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? विधायिका लॉ क्रिएट करता है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है, जैसे हमारे देश के संसद, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ये लॉ को एनफोर्स करता है, यानी कि कानून को इम्प्लीमेंट करता है। जो आप पुलिस वाला खड़ा देखते हो रोड पे, ठीक है, जो तुरंत अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगते हैं यूट्यूब पे कंटेंट डालने के लिए आजकल, ठीक है, तो वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। वो जो लॉ क्रिएट किया है, जैसे कि अब लॉ क्रिएट हुआ है कि भाई अगर हिट एंड रन मामले के केस में क्या होगा, 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो ये तो लॉ क्रिएट कर दिया भाई अमित शाह लोगों ने, जो सांसद लोग हैं, और सिर्फ अमित शाह नहीं, मतलब जितने लोग भी बैठे हैं, विपक्ष और विपक्ष दोनों के। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार का लोग, उसमें अमित शाह भी आएंगे और उसमें खड़ा पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाला भी होगा और पुलिस वाला भी होगा जो रोड में है वो। तो वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। जुडिशरी न्याय, कि ऐसा नहीं तो कि मतलब अगर 7 लाख का मान लो जुर्माना है, तो अगर कोई 10 लाख मांग ले तो जुडिशरी है उसके लिए, ये न्याय देने के लिए, न्यायपालिका। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि भाई ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का नहीं करेगा, जुडिशरी इसका नहीं करेगा, जुडिशरी इसका नहीं करेगा, मतलब आपस में पावर्स का बंटवारा है। लंबी चौड़ी गाथा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे सवाल ये बन जाता है कि क्या इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है? देखिए, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, शक्तियों का बंटवारा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, लेकिन यूएसए की तरह स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यानी कि कभी कभी जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के खेमे में भी घुस जाता है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से घुसता है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना, इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है तो, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एकदम सुप्रीम है, सर्वोच्च है, अब हमको ठीक है पता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जुडिशियल इवन जुडिशरी जो कोई भी लॉ बनता है तो जो वो उस पर रिव्यू कर सकती है, जैसे अभी जो लॉ क्रिएट हुए हैं तो जुडिशरी उस पर रिव्यू कर सकती है कि भाई ये क्या है, 10 साल मतलब 10 साल की सज़ा, 7 लाख जुर्माना, क्या है, सभी सब चल रहा है, तो जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। उसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और अगर बात करें हिंदी में तो इसको बोलेंगे न्यायिक, और रिव्यू का मतलब हो जाएगा निरीक्षण, तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, इम्पीचमेंट हम देखेंगे प्रेसिडेंट का। अब जब मैं आपको इम्पीचमेंट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा ना इम्पीचमेंट होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से ली हैं। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये पढ़ चुके हैं आप, तो ये समझ में आसानी से आएगा आपको कि यहाँ पे इंडिया में फेडरेशन तो है, यानी सेंटर स्टेट के बीच पावर का बंटवारा है, तो लेकिन सेंटर के पास, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। स्टेट जो सेंटर होता है, कल भी बताए थे, वो राज्यों में गवर्नर अपॉइंट करता है। और ये किस तरह का फीचर है? ये क्या फेडरल फीचर है या फिर यूनिटरी फीचर? ये यूनिटरी फीचर है जो सेंटर को पावर ज़्यादा दे रहा है। रेजिडुअरी पावर, ये रेजिडुअरी होगा, सेंटर के पास होती है। रेजिडुअरी पावर क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में यूनियन लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेचर, स्टेट के लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, उस पर कौन बनाएगा? तो पहली बात तो उसको बोलेंगे रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी पावर, उस पर लॉ बनाने का काम सेंटर का। जैसे कोविड-19 आ गया, अब कोई एक ऐसी चीज़ आ गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, तो रेजिडुअरी पावर सेंटर बनाएगा। एडवाइजरी जुडिशन सुप्रीम कोर्ट का, वो भी उन्होंने लिया है, ये हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो इसको। तो एक चीज़ आपने देखी, सी से कनाडा, सी से सेंटर, सी से सेंटर, ये भी तो सेंटर है, सी से कनाडा और सी से सेंटर, सेंटर सेंटर कितना हो रहा है? अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आना चाहिए, सर यहाँ गवर्नर तो यहाँ पे भी था, तो वो था ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि एक राज्यपाल होगा, ये है 1935 ने बोला। लेकिन उस राज्यपाल को सेंटर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा, वो कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ चुके हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको याद आसानी से कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, इसके लिए ट्रिक आप देख लो। एस से सिटिंग हो जाएगा, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ट्र से हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। और एल से हो जाएगा लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ से ले ली। अब आते हैं अपनी आखिरी इस पे स्लाइड पे, एंड दैट इज़, नहीं आखिरी नहीं, सेकंड आखिरी है, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें, डीपीएसपी ली, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसको आप ऐसे रेड करके याद कर सकते हो, रेड
आर से हो जाएगा राज्यसभा, ई से हो जाएगा इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और डी से हो जाएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, याद हो गया तो ठीक, नहीं तो अपने आप याद हो जाएगा। और लास्ट क्लास में मैं समराइज भी करूँगा इसको। जर्मनी, प्रेसिडेंट्स पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए, इमरजेंसी के प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, ठीक है, कि भाई नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी इस तरह से। लेकिन मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे आपके जब इमरजेंसी लगी होगी, ये जर्मनी से लिया है। और जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जर्मनी का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया, और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ये अभी देख चुके हैं, ठीक है, कि जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो हमने लिए यूएसएसआर से। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी लिया है फ्रांस से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से संविधान का संशोधन लिया है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सर राज्यसभा तो आप पीछे बताए थे, आर से राज्यसभा। ये नॉमिनेशन था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉमिनेशन और इलेक्शन में अंतर साफ होना चाहिए आपके दिमाग में, आगे भी चीज़ें आएंगी। इलेक्शन का मतलब हुआ है कि वोटिंग हुई है उसके लिए, नॉमिनेशन का मतलब है कोई वोटिंग नहीं हुई है। हमारा मन था, हमने इसको नॉमिनेट करके भेज दिया, जाओ जाके बैठो वहाँ पे, ठीक है। जापान, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ये जापान से लिया, और यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा खत्म। मुझे पता है लास्ट वाला जो पार्ट है सोर्सेज वाला थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा झिलाऊ टाइप लगा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने करी नहीं है। तो जितना गया अंदर उसको जाने दीजिए, और बाकी जो बाहर निकल रही है उसको भी जाने दीजिए, हम लोग करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। पहले ही कर लेते हैं शेड्यूल वाले क्वेश्चन, देन सोर्सेज वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करिए, ये आपके स्क्रीन के सामने, दैट इज दिस, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, सिंपल यूके से लिया होगा हमने, ठीक है। अमेंडमेंट अलग से पढ़ाइए, अमेंडमेंट अलग से पढ़ाइएगा सर, अमेंडमेंट अलग से पढ़ाइएगा सर, अमेंडमेंट अलग से पढ़ाइएगा। सूरज, अब तुमको हम कितनी बार मतलब इतनी बार ही डांट दें जितनी बार तुमने लिखा हुआ ये है। 10-15, एक तो एक ही कमेंट में 6-7 बार लिखे और उसको रिपीट किया, और दोबारा तुमने अगर ये हरकत करी सूरज, ठीक है, तो तुम सीधा ब्लॉक हो गए। अमेंडमेंट अलग से पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाएंगे अलग से, ठीक है ना। तो आर्टिकल अलग से पढ़ाएंगे ना अमेंडमेंट अलग से पढ़ाएंगे, और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जो होगा यहाँ देखते जाएंगे, और लास्ट में अमेंडमेंट अलग से होगा, लेकिन अमेंडमेंट में बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि पार्ट 20 है, 368 है, और ये क्या कैसे होता है ये मत, क्योंकि अब जब मैंने तुम्हें ये बता दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, 10th जो शेड्यूल है वो 52nd अमेंडमेंट से हुआ था, तो वो अभी आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि अलग से वो क्लास होगी, और अलग से वो क्यों होनी चाहिए क्लास, ठीक है। वो गलत तरीका है पढ़ने का, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था। अरे ऐसे अपने धीरे धीरे जब सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे, लेक्चर्स कवर करेंगे, उसमें अपने आप आर्टिकल्स भी हो जाएंगे और अमेंडमेंट्स भी हो जाएंगे। अमेंडमेंट में अलग से करवाऊँगा, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से लिखवाऊँगा, ठीक है। चलो, तो विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन सा शेड्यूल होगा आपका, 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो बोलती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्टेट इन द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ, ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। 5th, 4th, 8th या फिर 6th। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEAR, आर मतलब 4th नंबर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सर हिंदी का बैच, कोई हिंदी का बैच मैं तो समझा नहीं, सीधे 30 से सॉरी 39 था, ओके। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट आर स्टेट सब्जेक्ट अंडर विच, मतलब उसने खुद ही बता दिया कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो किस शेड्यूल के तहत है। ये 2021 से क्वेश्चन है ना, तो 7 शेड्यूल के अंदर है। ये सब एकदम आसान से क्वेश्चन है भाई। 12th शेड्यूल में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका है। 5th में क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। 9th में क्या है, आपका 9th में लैंड प्रोविजंस, जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। कल की क्लास पब्लिक कर दो, क्यों भाई लोकेंद्र, क्यों पब्लिक कर दें, रीज़न बताएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6वें में कौन सा इंक्लूडेड है, तो हमने देखा था ATM मनी, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। मणिपुर नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज कवर्ड इन द 11th शेड्यूल, में कौन सा कवर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 11th शेड्यूल किए हैं। 11th शेड्यूल में पंचायत है, पंचायत अभी नहीं किए, वो अलग से चैप्टर होगा, ठीक है, तो हम करेंगे वहाँ पर। अगला देखते हैं, एज पर द 8th शेड्यूल हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रेफर्ड टू एज ए शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी हुई हैं, तो हमने देखा था ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, और अभी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर C। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लेके, कौन सा शेड्यूल है। प्रगति, यशी, अदिति, नैन्सी, गोयल, फेट्स, सिद्धांत गुप्ता, सबका सही है।
सर विलेज एरिया है, पुअर नेटवर्क प्रॉब्लम है मैं सर, तो थोड़ा सर वो भी आप समझा करो, ठीक है, कि मतलब ये पेड बैच है, ठीक है। अब मैंने उसको फ्री कर रखा है, उतना ही आप मतलब लेवरेज ले लो कि वो फ्री है, और 15-20 मिनट तक या 20-25 मिनट तक, कभी कभी तो आधे घंटे तक वो लेक्चर पब्लिक भी रहते हो तो आप वो कर सकते हो। बाकी फिर मतलब क्या हो, अगर मैंने वो ही कर दिया तो फिर लोगों ने किस लिए फिर पे किया, थोड़ा सा आप भी लॉजिकली सोचा करो, है ना। तो मैं अपने साइड से तो जितना कर सकता हूँ मैं कर ही रहा हूँ। तो शेड्यूल कौन सा है, प्रोविजन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका 11 शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और 12th में आपका म्यूनिसपैलिटीज है। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 6th शेड्यूल में कौन सा स्टेट नहीं है, सिंपल मणिपुर नहीं। मैंने आपको बोला था पहले ही कि मणिपुर पक्का मिलेगा आपको, तो इस एटीएम में मनी नहीं है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून। चलिए, तो अगर हम बात करें ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। और इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे। और यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट से। अभी जल्दी से कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द, किस एक्ट से हमारे देश के संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई, तो वो कौन सा था, बिल्कुल सही है, चंद्रानी सरकार, प्रियांशु रावत, सही है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कल पढ़ेंगे एकल नागरिकता होती है क्या, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो अभी हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आसान सा है, क्या होगा, यूके, ठीक है। ब्रिटेन, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जापान से क्या लिया हमने, तो रिट अगर बात करें यूके से लिया है, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया है, इम्पीचमेंट यूएसए से लिया है, और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ ये लिया है हम लोगों ने जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी ये हमने कहाँ से लिया है, सी से, तो सेंटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई द सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर रेस्ट विद द सेंटर, ठीक है। फ्रांस से लिया हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी। आयरलैंड से क्या लिया, ई से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन दी राज्यसभा, ठीक है। डी से डीपीएसपी लिया हम लोगों ने, और क्या लिया था, रेड से याद किया था ना, आर से हम लोगों ने लिया था राज्यसभा, आर से राज्यसभा लिया था, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन दी राज्यसभा, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और डी से डीपीएसपी। फिफ्थ, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम, एकल नागरिकता कहाँ से लिया था, अभी हम लोगों ने देखा यूके से लिया था, ठीक है। द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर बाई कैमरल पार्लियामेंट, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल संसद होना चाहिए, ये कहाँ से लिया था हम लोगों ने, फ्रेंच, कैनेडियन, ब्रिटिश या फिर आयरिश, तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो वही ये सिस्टम बना के गए थे। प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन दी राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स राज्यसभा पूछ रहा है, रशिया, जर्मनी, आयरलैंड या फिर यूएसए, नॉमिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। फ्रेंच राष्ट्रपति रशिया से हम लोगों ने आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए थे, ठीक है, रशिया से लिए थे नॉमिनेशन वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, तो पहली बात तो इलेक्शन अगर पूछेगा, ठीक है, अभी हम लोग को देखा था आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम लोग को देखा था RED, रेड, तो आर से क्या था, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन था, ई से आपका था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और डी से था DPSP, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। और कुछ दिमाग में आ रहा था, हाँ इलेक्शन मैं बोल रहा था, हाँ तो इलेक्शन कहाँ से लिया है, तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो लिया हमने साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगर इलेक्शन पूछ लेगा 10 तक क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, संशोधन जो हम करते हैं अमेंडमेंट, तो ऐसे याद कर लो, गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते और वहाँ पे वो काफ़ी सारे अमेंडमेंट करके आए थे, या फिर वहाँ से वो संशोधन करना सीख के आए थे साउथ अफ्रीका से गांधी जी, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। Which of the following provisions and the constitution of different countries from which they have been adopted in the constitution has been incorrectly paired, इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है। रूल ऑफ लॉ सही है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ जापान से लिया, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, DPSP आयरलैंड से लिए हैं, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी ये कनाडा से नहीं लिए हैं, ये फ्रांस से लिए हम लोगों ने, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रांस से लिए हम लोगों ने, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द रिपब्लिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि इस, ठीक है, USSR से हम लोगों ने कौन सी चीज़ें ली है, USSR से, ठीक है, यानी कि रशिया से। तो फंडामेंटल राइट तो हमने USA से लिया है, प्रियम्बल भी USA से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया जब हम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। तो ऐसे जॉइंट सीटिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स और जो कॉन्करेंट लिस्ट, आंसर होगा 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। क्लियर। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, एक आखिरी वाला कर लेते हैं चलो। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कितना आसान सा है। ठीक है, कहाँ से लिया कॉन्करेंट? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, बाकी आप सब कर लेंगे आराम से, वही बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये करिएगा और यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। बाकी जिन लोगों को रिकॉर्डेड ये क्लासेस चाहिए तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप बैच में एनरोल करने के लिए परमार एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है, परमार एकेडमी ऐप या फिर www.parmaracademy.in वेबसाइट है। कोर्सेज सेक्शन में जाके वहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, SSC GK 2.0 और रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड में सब पहले ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पिछला वाला बैच है वो रिकॉर्डेड क्लासेज है। अगर आपको एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में आपको सारी चीज़ें कवर करनी है तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी ये अभी जो करंट चल रहा है वो ये है। ठीक है, क्लियर है। और मैं एक आपको नंबर दे देता हूँ, अगर कुछ वैसी क्वेरी होती तो उस पर आप सेंड कर सकते हो। इट इज़ नॉट माई नंबर। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज 6307 और 286428। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई नंबर। तो जिसको आईफोन का लिंक चाहिए, बिकॉज आईफोन यूज़र्स के लिए मतलब प्ले स्टोर पे ही सब अवेलेबल है ऐप। वैसे तो आप www.parmaracademy.in पे जाके वेबसाइट से भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और जो भी इसमें रहेंगे उनको जो PYQ सीरीज़ जो लेक्चर्स हैं, मतलब जो PDF है वो फ्री मिलेंगी। ठीक है, और मुझे पता है अभी अलग से अवेलेबल हुई नहीं है PDF आपके बैच के अंदर PYQ सीरीज़ की, तो वो डल जाएंगी। ठीक है, वो अभी आज मोस्ट प्रोबेबली डल जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू आरजू, शिमर, अभिनव, शुभम, प्रियांशु, सुरेंद्र। सर ओनली PDF की फ़ीस कितनी? ओनली PDF की आप चेक कर सकते हो जाके, सब्सक्रिप्शन है मतलब 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स का। ये एक्सप्लेन मैं करूँगा। यो पिंग्स प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय रूल ऑफ लॉ, ये जब मैं आपको आर्टिकल नंबर 21 पढ़ाऊंगा ना, अनुच्छेद नंबर 21, वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है, आर्टिकल 21। ठीक है, तब मुझे याद दिलाना। वैसे तो मैं करवाऊँगा जब मेनका गांधी केस पढ़ाऊँगा आपको मैं, लेकिन अगर ना पढ़ाऊँ तो फिर वहाँ पर याद दिलाना। वैसे तो मैं करवाऊँगा ही। फर्स्ट अमेंडमेंट, रोहित कुमार। लूप वीडियोस काइंडली रिप्लेस। हाँ, तो जो ब्लर्ड नोट्स हैं मैं बता दूं, आपके टेलीग्राम पे आज ही रात में या फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह, आज मैं कोशिश करूँगा रात में ही सारे जो ब्लर्ड नोट्स हैं आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।